नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपन पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड और ये जो अपनी क्लास है ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए है। आपके सिलेबस में जो एमएस वर्ड का पार्ट है इसकी मैंने 3 क्लासेज ऑलरेडी करवा रखी है और आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है, 4 नंबर क्लास है। ये लास्ट मेरी क्लास होगी थ्योरी की जो यूट्यूब पे आ रही है एमएस ऑफिस टॉपिक की। जितने भी साथी अगर इस क्लास को यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो ये क्लास मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी का स्पेशल कंप्यूटर फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा टारगेट है लोअर पीसीएस का। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि पुराना जो लेखपाल का पेपर था वो पूरा का पूरा पेपर अब में मैंने विद प्रूफ यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है कि ये इस क्लास से सारा का सारा पेपर था। दूसरा ये है कि अगर इस क्लास को आप यूट्यूब पे देख रहे हो, भले आप क्लास को लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, कैसे भी देखो, लेकिन क्लास में बताई गई हर बात को समझना ये आपके इतनी काम आएगी कि कंप्यूटर को पढ़ना कैसे है, पेपर में सवाल कैसे आते हैं और फिर किसी पेपर में जाना कि आपके लिए कभी सवाल ही नहीं बनेगा कि कंप्यूटर आता नहीं है। बट ये है क्योंकि समझने के लिए शालीनता चाहिए, समझने के लिए पेशेंस चाहिए कि हाँ इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे अगर क्लास देख रहे हो तो ये यूट्यूब पे भी, और यूट्यूब पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को नमस्कार भी। ठीक है, वैसे तो इस बैच की जो टाइमिंग रहेगी वो अपनी रहेगी 10:30 बजे। कुछ ऐसा प्रॉब्लम था आज, इस वजह से मैंने कहा अभी मैं क्लासेस को मैं जल्दी शेड्यूल की है। ठीक है, वरना 10:30 बजे अपनी ये क्लासेज रहेगी। ठीक है, जो भी साथी यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं तो मैंने आप सबके लिए एक ये बैच स्टार्ट किया, यूपी ट्रिपल एस सी का कंप्यूटर फाउंडेशन बैच है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास है। कंप्लीट लोअर पीसीएस का सिलेबस करवा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, पीवाईक्यूज भी। टेस्ट सीरीज आज शाम को रात को आपके इस बैच में अपने आप आ जाएगी, वहां से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 23 तारीख से है और इसकी जो प्राइस है 299 है। और मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि ठीक है बच्चे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है सर हमें समझ में आ रहा है, तो अभी भी इसको 199 में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। हमारा जो टॉपिक है वो एमएस वर्ड है। अगर आपने यूट्यूब पे भी इस क्लास को देखा है तो 3 क्लासेज यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, उनको देखिए और उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, सारी पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखो हम एमएस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। हम एमएस वर्ड में क्या क्या कवर कर चुके हैं ये देखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में सबसे पहली बात क्या क्या हमने कवर की है, टॉपिक अपना कौन सा है, एमएस वर्ड है। ठीक है सर, एमएस वर्ड की बात करें, इस एमएस वर्ड में मैंने आपको 2 पॉइंट मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। एक मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इंट्रोडक्शन का मतलब है, एक मैंने इसमें बता दिया रिबन से टैब और बार के बारे में। रिबन से टैब और बार के बारे में हमने इसमें टाइटल बार के बारे में पढ़ा, हमने इसमें टैब बार के बारे में पढ़ा। जितनी भी हमारे पास टैब रिबन टैब बार की बात थी वो सारे के सारे पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किए। सभी को नमस्कार भी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुनील, प्रमोद और सभी को नमस्कार भी। अब रिबन टैब बार, अब अपने पास स्टार्ट हो रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं। फंक्शन का मतलब है जितने भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं वो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन का पर्पज क्या है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन जितने भी ऑप्शन हैं अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि कट पढ़ेंगे कॉपी पढ़ेंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि अभी लेखपाल का जो पेपर था उसमें सवाल इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि जिस फंक्शन का आप उपयोग कर रहे हो वो मिलेगा कहां पर। तो इसलिए मेरी जितनी भी पुराने भी अगर मान लो देखोगे, कोई भी क्लासेज अगर आप देखोगे तो मैं स्टार्ट भी इसी तरीके से करता हूं कि हर जो फंक्शन है उसका काम पता हो, उसका नाम पता हो, उसका स्थान पता हो। अगर ये 3 चीज अगर अपने आप से सवाल करके पूछ लोगे तो आपको लिए काम पता होना बहुत जरूरी है, स्थान पता होना बहुत जरूरी है और उसका नाम पता होना बहुत जरूरी है। ये तीनों बातें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आज जो हमारा है टॉपिक है वो है होम टैब। किस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, होम टैब की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, होम टैब की। हालांकि सबसे पहला टैब होता है फाइल, सबसे पहला नए वर्जन में फाइल टैब है। फाइल टैब की बातें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है। तो आज अपना जो सबसे पहला टैब आता है स्क्रीन का उसको हम क्या कहते हैं, होम टैब। लास्ट में मैं आपको स्क्रीन भी दिखा दूंगा, बट प्रैक्टिकल पे मत जाइएगा क्योंकि प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं मैं सारी सारी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि होम टैब हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। होम टैब हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा टैब है, होम टैब है। इस होम टैब के अंदर 5 ग्रुप बनाए गए।
होम टैब में कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 5 ग्रुप बनाए गए हैं। सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट होम टैब में कितने ग्रुप है तो आप बता देना कि 5 ग्रुप होते हैं। सर कितने ग्रुप होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? सबसे पहला जो मेरे पास ग्रुप आता है, इस ग्रुप का नाम होता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड, होम टैब के 5 ग्रुप। पहला ग्रुप क्लिप बोर्ड, याद रखना ना साथ में। दूसरा ग्रुप फॉन्ट। तीसरा जो हमारे पास ग्रुप आता है वो आता है पैराग्राफ। चौथा जो ग्रुप आता है वो आता है स्टाइल। और पांचवा ग्रुप आता है वो आता है एडिटिंग। कितने ग्रुप आते हैं? 5 ग्रुप आते हैं। सर याद करने पड़ेंगे, 100% याद करने पड़ेंगे, सभी को याद करने पड़ेंगे। कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप। वापस बोलो कौन सा है? होम है। होम टैब में सबसे पहला ग्रुप है क्लिप बोर्ड है, फिर फॉन्ट आता है, फिर पैराग्राफ आता है, फिर स्टाइल आता है, फिर एडिटिंग आता है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, कहीं नाम सीधा याद करके चले जाओ और ये नहीं पता हो कि पहले होम आता, पहले फॉन्ट आता है या पैराग्राफ। नहीं, नाम भी याद होना चाहिए, पोजीशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मैं आपको सवाल कराऊंगा जिसमें पोजीशन पूछी गई है कि पैराग्राफ से पहले कौन सा ग्रुप आता है या पैराग्राफ के बाद कौन सा ग्रुप आता है। ऐसे सब के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, हम होम टैब पढ़ रहे हैं, होम टैब के 5 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। सबसे पहला है क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। आपने कहा कि सर कितने कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है। क्या, कैसे याद करें? सीधी सी बात है, होम टैब को 5 पार्ट में तोड़ दिया। होम टैब को 5 पार्ट में तोड़ दिया। पहले नंबर पर क्लिपबोर्ड रखा है, न कि लास्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे फॉन्ट को रखा है, तीसरे पे पैराग्राफ को रखा है, चौथे पे स्टाइल को रखा है और पांचवें पे एडिटिंग को रखा है। सर इस क्लिप बोर्ड के अंदर कौन कौन होते हैं, इस चीज को समझिए। अगर कोई पूछे कि क्लिप बोर्ड में कौन कौन आता है, ये सब पॉइंट। सभी को नमस्कार भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये है कि कमेंट वगैरह अपने हैं, उस पर अपने लास्ट में अपने कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। अब अगर बात करें तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा आता है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि हम होम टैब, वो पीछे इमेज इसलिए बनाई कि आपको याद रहे कि 5 पॉइंट है। आप जब भी इनको लिखो ना तो हर दिन आप इनको पढ़ के देख जाइएगा, कहीं भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला मेरे पास कौन सा टैब है, तो आपने कहा सर होम टैब पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? होम टैब पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा इसको थ्योरेटिकल पार्ट में लिख देता हूं। होम टैब में कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है। आ जाओ जी, कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप का नाम बताओ। सर क्लिप बोर्ड है। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? क्लिप बोर्ड है। दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है? फॉन्ट है। तीसरा ग्रुप कौन सा है? पैराग्राफ है। चौथा ग्रुप कौन सा है? स्टाइल है। और पांचवा ग्रुप कौन सा है? एडिटिंग है। ठीक है, ये बात आप सबको क्लियर होगी? बता दो भी सबको क्लियर। क्या करना था कि होम टैब पढ़ने जा रहे हैं। होम टैब का पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप कौन सा? फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा जो स्टाइल है, पांचवा एडिटिंग है। 5 हमारे पास ये ग्रुप है। इनको मैंने इस तरीके से लिखा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लिपबोर्ड की, तो ये मेरा 1 नंबर ग्रुप है, 2 नंबर ग्रुप है और ये मेरा क्या है? 3 नंबर ग्रुप है। अब हमने एक काम सीख लिया कि ग्रुप अगर आपसे कोई पूछे इनमें से तो आप 5 ग्रुप याद रखिएगा। अब कई बच्चे क्या है कि यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास एमएस ऑफिस का नया वर्जन है, उसमें ये है, इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इनके स्थान पर कोई नई चीजें ऐड ऑन भी की जा सकती है। हमें एक फीचर देते हैं ऐड ऑन का। ऐड ऑन का मतलब कोई फंक्शनलिटी अगर स्पेशल ऐड करनी हो तो भी आप कर सकते हो, उसके सवाल नहीं पूछे जा सकते। मैंने मेरे कंप्यूटर में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, एग्जामिनर इसमें नहीं पूछ सकता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी है डिफॉल्ट रूप से, ये हमारा सवाल है। तो अगर इसमें लास्ट में देखोगे ना तो इसमें अपने पास अगर नए वर्जन में है तो इसमें एक एड ऑन्स भी आ जाता है। अगर मान लो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जो पीडीएफ बनाता है तो उसकी भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के डिफॉल्ट जो ग्रुप है वो 5 ही ग्रुप होते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। अब ये हमारे पास पांचों के पांचों क्या हो गए? ग्रुप हो गए। अब सबसे पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। कौन सा आता है? क्लिपबोर्ड। सर ये क्लिपबोर्ड जो है ये क्या काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। क्लिपबोर्ड अगर आप खोलोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा देखिएगा। क्लिपबोर्ड में सबसे पहले मिलता है कट। क्या मिलता है? कट। अगर कोई सीधा सवाल पूछे कि कट कहां मिलेगा, कट कहां मिलेगा, तो जवाब होना चाहिए होम टैब। सर होम टैब के साथ साथ कहां मिलेगा? क्लिपबोर्ड में मिलेगा। मुझे अगर डेटा को कॉपी करना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? होम के अंदर क्लिपबोर्ड में जाना पड़ेगा। अगर मुझे डेटा को क्या करना है? पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट, तो भी किस में जाना पड़ेगा? क्लिपबोर्ड में। और अगर मैं बात करूं किसकी,
एक हमारे पास ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि कौन सा ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर्मेट पेंटर है। हर दूसरे तीसरे सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि होम टैब, यानी कि इसके अंदर यहां कट भी है, कॉपी भी है, पेस्ट भी है और फॉर्मेट पेंटर भी है। इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर क्या क्या है। अब सवाल क्या पूछते हैं बताओ। सवाल उन्होंने सीधा सीधा सा पूछा कि मुझे क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉर्मेट पेंटर। सवाल यह है कि फॉर्मेट पेंटर कहां है, सवाल यह है कि फॉर्मेट पेंटर कहां है। पहला ऑप्शन है कि इंसर्ट टैब में, किसमें है? इंसर्ट टैब के क्लिपबोर्ड में। दूसरा है कि होम टैब के पैराग्राफ में, होम टैब के पैराग्राफ में, होम टैब के पैराग्राफ में। उसके बाद उसने पूछा, आगे वाला जो ऑप्शन पूछा, तीसरा पूछा कि होम टैब के क्लिपबोर्ड में। ये हो गया अपना सवाल। क्या कह रहा है? फॉर्मेट पेंटर कहां है? मुझे पता है कि फॉर्मेट पेंटर किस में मिलेगा? होम में। कौन से ग्रुप में मिलेगा? क्लिपबोर्ड में मिलेगा। तो होम के क्लिपबोर्ड में है, होम के क्लिपबोर्ड के अंदर है। होम के क्लिपबोर्ड में हमें क्या मिलेगा? तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि होम के क्लिपबोर्ड में हमें क्या मिलता है, तो आप बता देना फॉर्मेट पेंटर मिलता है। ये सवाल पेपर का है, अभी पीछे पूछे भी गए। अब बात करें कि किसकी, फॉन्ट की। किसकी बात करूं मैं? फॉन्ट की बात करूं तो फॉन्ट वाला जो ग्रुप है उसमें क्या क्या मिलता है, ये इस साइड लिस्ट में लिख देता हूं। सबसे पहले फॉन्ट की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास होता है, एक होता है फॉन्ट। क्या होता है? फॉन्ट। एक होता है फॉन्ट का साइज, फॉन्ट है साइज। एक होता है फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट है स्टाइल। एक होता है फॉन्ट, हो गया फॉन्ट का साइज। एक होता है लेटर केस, लेटर का केस होता है। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया, लेटर केस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट का कलर होता है। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? फॉन्ट होता है, फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट का स्टाइल होता है, लेटर के केस होते हैं और फॉन्ट का क्या होता है? कलर होता है, फॉन्ट का कलर होता है। उसके बाद एक हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है, फॉन्ट के इफेक्ट की बात करता है, फॉन्ट के इफेक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? फॉन्ट के इफेक्ट की बात करता है। ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपको मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, तो आप बता देना। एक हमारे पास इसमें आ जाता है, ये फैसिलिटी हमारे पास आ जाती है किसमें? फॉन्ट के अंदर। सर पैराग्राफ में क्या क्या मिलता है, देख लेते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले अगर पैराग्राफ ग्रुप की बात करूं तो कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें हमें मिलता है, सबसे पहला मिलता है अलाइनमेंट। क्या मिलता है? अलाइनमेंट मिलता है। एक इसमें क्या लगा सकते हो? बुलेट लगा सकते हो। एक इसमें क्या लगा सकते हो? नंबरिंग। बुलेट हो सकता है, नंबरिंग हो सकता है। उसके बाद क्या होती है? एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट। क्या हो गया? अलाइनमेंट हो गया, बुलेट हो गया, नंबरिंग हो गया, मल्टी लेवल लिस्ट हो गया। एक आता है शो और हाइड, शो और हाइड। जितने भी फंक्शन लिख रहा हूं एक एक पढ़ा के जाऊंगा कि हर फंक्शन का काम क्या है। एक हमारे पास हो गया शो हाइड। एक इसमें होता है हमारे पास शेडो कलर। क्या होता है? शेडो, शेडो कलर होता है। क्या होता है? शेडो कलर होता है। इसको आप यू लिख लीजिएगा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड है कलर की बात करते हैं। एक अपने इसमें क्या होता है? पेज बॉर्डर होती है, पेज बॉर्डर होती है। एक इसमें क्या होता है? पेज बॉर्डर। क्या होता है? अलाइनमेंट होता है, बुलेट होती है, नंबरिंग होती है, मल्टी लेवल लिस्ट होती है, शो हाइड होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, पेज कलर होता है। एक इसमें और लिख लो, एक हमारे पास क्या होता है? हाईलाइट कलर होता है। वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। स्टाइल के अंदर क्या होता है? स्टाइल के अंदर अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं? स्टाइल होते हैं, जो डॉक्यूमेंट को क्या बदल देता है? ओवरऑल स्टाइल में बदल देता है। डॉक्यूमेंट का क्या बदलता है? ओवरऑल स्टाइल बदल देता है। इसकी भी आगे बात करते हैं। लास्ट जो बच गया वो कौन सा बच गया? एडिटिंग बच गया। क्या बच गया? एडिटिंग बच गया। अच्छा सर, एडिटिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं?
ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। एडिटिंग में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइंड होता है। क्या होता है? फाइंड होता है। दूसरा क्या होता है? रिप्लेस होता है, रिप्लेस होता है। तीसरा क्या होता है? गो टू होता है। चौथा क्या होता है? सिलेक्ट होता है। फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू, और उसके बाद क्या होता है? सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट का भी सवाल पूछा गया है कि सिलेक्ट आप कहां से कर सकते हो, तो होम टैब से कर सकते हो। सर इतने ही फंक्शन है, इतने अगर आप नाम याद रख लो तो सवाल सीधा सीधा सही हो गया। सवाल सीधा सीधा सही होगा कि कौन सा फंक्शन कहां पर है, कौन सा फंक्शन कहां पर है। वापस समझो, देखो सिंपल सी बात है, होम टैब पढ़ रहे हो, होम टैब के 5 सेक्शन है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड पहला है, 4 बातें करता है, कट की, कॉपी की, पेस्ट की, फॉर्मेट पेंटर की। फॉन्ट जो है, फॉन्ट बात करता है फॉन्ट की, फॉन्ट के साइज की, फॉन्ट के स्टाइल की, फॉन्ट के कलर की, फॉन्ट के साइज की, फॉन्ट के कलर की, फॉन्ट के स्टाइल की, फॉन्ट के इफेक्ट की। ये सब बात कौन करता है? फॉन्ट करता है। पैराग्राफ बात करेगा, किसकी बात करेगा? अलाइनमेंट की बात करेगा। उसके बाद बुलेट की है, नंबरिंग की है, मल्टी लेवल लिस्ट है, शो हाइड की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, पेज बॉर्डर की बात करें। एक ये बात कर लेता है इंडेंट की। किसकी बात कर लेता है? इंडेंट की बात कर लेता है। किसकी? इंडेंट की बात करता है। इंडेंट 2 प्रकार के हैं, ये सारे पॉइंट मैं बता दूंगा। अब मैं बात करूं किसकी? एक हमारे पास होता है इंडेंट। इंडेंट होते हैं, ये सारे सारे काम पैराग्राफ के पास है। सर इतने में हमारा सवाल सही। कोई भी सवाल पूछेगा कि आप एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कहां से कर सकते हैं, तो आपको एक ही जवाब देना है कि आप जाइए होम टैब में, होम टैब के पैराग्राफ में जाइए, पैराग्राफ में आपको मिलता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट काम क्या करता है, ये बाद की बात है। मैंने क्या कहा कि सारे ऑप्शन के नाम क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अलाइनमेंट क्या है, पेज मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, ये सब आपको नाम याद है। वो ऑप्शन काम क्या करता है, यानी कि अलाइनमेंट का काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अलाइनमेंट का स्थान कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पहले आपको स्थान बता दिए, अब मैं इनके बता दूंगा काम। इसलिए सबसे आसान, अगर मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट बना के देता सारे फंक्शन पहले बता के, तो कभी याद नहीं होते। अब आपके एक एक पॉइंट अच्छे से याद रहेंगे। उद्देश्य ये है कि पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ उद्देश्य है कि वो बात आपके हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स हो जाए कि हाँ ये पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। तो अब अपने पता चला कि होम टैब में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ। सबसे पहले किसको स्टार्ट करते हैं? क्लिपबोर्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो कौन सा है? क्लिपबोर्ड है। किसकी बात करते हैं? क्लिपबोर्ड की। ऐसे हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे, ऐसे हमारे टॉपिक स्टार्ट है। सबसे पहला कौन सा है? क्लिपबोर्ड है। कौन सा है? क्लिपबोर्ड है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है, जरा बता दो। सबसे अब तो हमें याद होगे कि क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले अगर क्लिपबोर्ड की बात करूं तो एक तो सर होता है कट, ठीक है। सर कट के बारे में बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। क्या है? कट। एक हमारे पास क्या है? कॉपी। एक हमारे पास क्या है? पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट। और एक हमारे पास क्या है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर है। बस सबसे पहला क्या है? कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। कंप्यूटर में 2 बातें हमेशा याद रखना। जब कोई फंक्शन काम करने की पोजीशन में होता है, जब कोई फंक्शन काम करने की पोजीशन में होता है, तो उसको हम नए पेज पे लिख देता हूं। जब कोई कंप्यूटर काम करने की पोजीशन में होता है कोई फंक्शन, तो वो कहलाता है एक्टिव। अगर वो अभी काम करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? डीएक्टिव। क्या कहलाता है? डीएक्टिव। अगर कोई फंक्शन काम करने की पोजीशन में हो, अगर कोई फंक्शन काम करने की पोजीशन में हो, तो वो एक्टिव है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं एक्टिव हूं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप एक्टिव है। लेकिन अभी आप सो रहे हैं, तो आप है डीएक्टिव। आपको कोई आके उठाएगा, फिर आप वो काम करेंगे, या आप अपने आप उठ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको उठाना पड़ता है, वो सोए हुए होते हैं, वो सोए हुए होते हैं, उनको बोलते हैं वो डीएक्टिव है। जब उनसे काम करवाना है तो उनको उठाना पड़ता है। उनको उठाने के नियम होते हैं। पहले मान लो मैं सुबह उठता हूं, तो मेरा एक नियम है कि कोई उठाने आएगा, कोई चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा। जैसे ही कंप्यूटर के भी किसी भी फंक्शन से काम करवाने के लिए उसको एक्टिव करना होगा, तो कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन है। सबसे पहले मैं अगर कट की बात करूं, क्या सर ये काम करता है? नहीं करता। ये कट पहले से क्या होता है? डीएक्टिव होता है। कट पहले से क्या होता है? डीएक्टिव होता है। डीएक्टिव का मतलब काम नहीं करता है। पेस्ट भी पहले से क्या होता है?
डीएक्टिव होता है। क्या होता है? डीएक्टिव होता है। कॉपी भी पहले से क्या होता है? डीएक्टिव होता है। कहने का मतलब ये तीन जो फंक्शन है ये पहले से क्या होते हैं? डीएक्टिव होते हैं। फॉर्मेट पेंटर आगे बता दूंगा, टेंशन मत लेना। अब अगर कोई बात करे कि कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, क्या ये काम करेंगे? कभी नहीं करते ये काम। आप जाके कट पे क्लिक करके देखो, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से डीएक्टिव है। पहले से क्या है? डीएक्टिव है। कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, फॉर्मेट पेंटर हो, ये तीनों के चारों, ये सब के सब डीएक्टिव होते हैं। अगर इनसे काम करवाना है, अगर इनसे काम करवाना है तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। इन सबको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब क्या होंगे? एक्टिव होंगे। कि कट, कॉपी, पेस्ट की बात करूं, ये तीनों के तीनों नेचर से क्या होते हैं? डीएक्टिव होते हैं। अगर इनसे कोई काम करवाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। सबसे पहले कट के पास गया कि भाई तू जागेगा कैसे, तू काम कैसे करेगा, तू एक्टिव कैसे होएगा? कट बोलता है कि मुझे अगर एक्टिव करना है तो आप एक काम करो, मैटर को सिलेक्ट करो। मैटर को क्या करो? सिलेक्ट करो। जैसे ही आप मैटर को सिलेक्ट करोगे मैं अपने आप आ जाऊंगा। जैसे मैटर को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे, मैं अपने आप आ जाऊंगे। घर वालों को बोला कि आप चाय बना के और गिलास में डाल दो, मैं अपने आप उठ के आ जाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं आऊंगा उठ के। यानी कि कट से काम करवाने के लिए सबसे पहले मैटर का सिलेक्ट होना जरूरी है। मैटर का सिलेक्ट होना जरूरी है। कट पे जाके क्लिक करके देखना, कभी कंप्यूटर अगर याद यूज कर रहे हो तो कट दिखाई नहीं देता। कट धुंधला दिखाई देता है, जिसको डीएक्टिव कहते हैं। जब वो एक्टिव होगा तो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो कट जो हमारा है वो पहले से डीएक्टिव है। पहले से डीएक्टिव है। क्यों डीएक्टिव है? क्योंकि उसका नेचर है। जब उससे काम करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। दूसरा है कि कॉपी कहता है, कॉपी कहता है कि मैं भी पहले से डीएक्टिव हूं, अगर मुझसे काम करवाना है तो मैटर को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैटर को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगली बात ध्यान से समझिएगा। अगर कट की बात करें तो डीएक्टिव है, एक्टिव करने के लिए मैटर सिलेक्ट करो। कॉपी की बात करें, डीएक्टिव है, एक्टिव करने के लिए मैटर को सिलेक्ट करो। पेस्ट भी डीएक्टिव है। अगर पेस्ट से काम करवाना है तो पेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। पेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन पेस्ट को एक्टिव करने के लिए या तो मैटर कट होना चाहिए या मैटर की क्या होनी चाहिए? कॉपी होनी चाहिए। कट नहीं करोगे पेस्ट नहीं होगा, कॉपी नहीं करोगे पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट कहता भाई मैं पेस्ट करूं किसको? आप पहले कट तो करो, आप पहले कॉपी तो करो। सर कट और पेस्ट में, कॉपी और पेस्ट में क्या फर्क है? ध्यान दो। कट और पेस्ट में, कॉपी और पेस्ट में दिखने में कुछ नहीं है। देखो शब्दों का गेम है सारा का सारा। अगर आप किसी भी मैटर को कट करते हो और आप किसी भी मैटर को कॉपी करते हो, एक कमांड आती है, पेपर में सवाल आता है कि आपको टेक्स्ट को क्या करना है? मूव करना है। टेक्स्ट को क्या करना है? मूव करना है। कौन सी कमांड करें बताओ? पेस्ट, कॉपी पेस्ट चलाएंगे, कॉपी पेस्ट चलाओगे या कट पेस्ट चलाओगे? कॉपी पेस्ट चलाओगे या कट पेस्ट चलाओगे? मैटर को मूव करना है तो कॉपी पेस्ट चलाओगे या कट पेस्ट चलाओगे? तो सर सिंपल सी बात है, क्या चलाएंगे? कट पेस्ट। कैसे? मैटर को मूव करना है। मूव करने का मतलब आपने यहां ए लिखा, इसको सेलेक्ट किया, आपने कट किया, कट करते ही ये स्क्रीन से गायब हो गया। आपने यहां पर पेस्ट किया, ये आपका पेस्ट हो गया। इसको कहते हैं मूव करना। यानी कि यहां बैठा था, इसको उठा के यहां रख दिया, कट पेस्ट हुआ। क्या हुआ? कट पेस्ट हुआ। मूव करने की क्या है? कट पेस्ट होती है। अगर आपको बोले प्रतिलिपि बनानी है, प्रतिलिपि बनाने का मतलब ए अकेला है, इसके एक जैसा और बनाना है, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो और क्या करो? पेस्ट करो। जैसे ए था इसके बदले में दूसरा ए आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिलिपि बनाना। तो किसी भी मैटर की हूबहू कॉपी बनाना हो तो कॉपी पेस्ट कमांड चलती है, हूबहू कॉपी बनानी हो तो कॉपी पेस्ट कमांड चलती है। लेकिन अगर किसी भी पड़े डेटा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना है तो क्या होता है? कट पेस्ट। ये जो कट पेस्ट की बात करते हो ना आप, ये कट पेस्ट बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अगर कोई आपसे पूछ ले कि कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया, कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया, तो बता देना लैरी टेस्लर नाम के व्यक्ति थे। लैरी टेस्लर, लैरी टेस्लर थे, जिनको कब कॉपी पेस्ट के क्या माने गए हैं? आविष्कारक माने गए। लॉकडाउन का जो समय चल रहा था 2019-20 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। उस समय अखबारों में आता था कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया? तो लैरी टेस्लर एक व्यक्ति है जिन्होंने कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया था। कॉपी पेस्ट अगर नहीं होता तो पता नहीं इसके स्थान पर क्या होता, बट अपना मुद्दा ये नहीं कि क्या होता तो क्या होता, बट आज जो है उसके सवाल आए
तो कैसे हम करें? तो मीटर को मूव करने की जो कमांड होती है वो हमेशा याद रखना क्या होता है, कट पेस्ट। और जैसे ही आपने मूव करने की बात कही, अगर मीटर की प्रतिलिपि बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि कॉपी पेस्ट करना है या कट पेस्ट करना है, इसके लिए जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा। नई कहानी क्या होगी, नई कहानी ये होगी कि मेरे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, ए। आपने कहा जी इसको सेलेक्ट करो, ठीक है जी। अब जब सेलेक्ट करोगे तो कट भी काम करेगा और कॉपी भी काम करेगा। मैंने उसको उठाकर क्या कर दिया, कट कमांड लगा दी। क्या लगा दी, कट कमांड लगा दी। ये लो जी, कट करते ही स्क्रीन से गायब हो गया। ये भाई साहब गया कहां पे, जैसे ही मैटर को कट किया स्क्रीन से गायब हुआ, क्या कंप्यूटर से बाहर हो गया? नहीं। जिसे ही आप क्या करते हैं, कट या कॉपी, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अगर आप कोई भी क्या करते हैं, डेटा की क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, या डेटा को क्या करते हैं, कट करते हैं। और ध्यान देना, जब तक आप पेस्ट नहीं करते, जब तक पेस्ट नहीं करते, जब तक क्या नहीं करते, पेस्ट नहीं करते, तब तक आपका मैटर कंप्यूटर की एक मेमोरी में होता है। कंप्यूटर की एक मेमोरी में होता है। कंप्यूटर की क्या है, मेमोरी में, एरिया में होता है। जब तक आप डेटा को कट करने के बाद, कॉपी करने के बाद पेस्ट नहीं करते, तब तक वो कंप्यूटर के एक एरिया में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। क्लिपबोर्ड जो एरिया है ये कंप्यूटर की एक मेमोरी में होता है। क्लिपबोर्ड जो एरिया है ये कंप्यूटर की एक मेमोरी में होता है, और वो मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। एक कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। कौन सी मेमोरी है, रैम की बात कर जाते हैं। किसकी बात है, रैम की। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। पेपर वाला कोई बोल दे कि रैम की फुल फॉर्म क्या है तो बता देना। रैंडम का मतलब किसी चीज को डायरेक्ट अगर एक्सेस किया जाए तो उसको रैंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम कहते हैं। आपने जैसे ही कट किया या कॉपी किया, जब तक पेस्ट नहीं किया, वो मैटर आपके कंप्यूटर में कहां पड़ा है, क्लिपबोर्ड में पड़ा है। कहां पड़ा है, क्लिपबोर्ड। तो एक टॉपिक में से मैं टॉपिक निकाल रहा हूं, क्लिपबोर्ड। एक तो क्लिपबोर्ड ग्रुप का नाम था, एक क्लिपबोर्ड मेरे कंप्यूटर के अंदर एक स्थान है जिसको क्लिपबोर्ड कहा गया है। वो जो स्थान है वो कहां से चलता है, मेमोरी से चलता है। वो कौन सी मेमोरी से चलता है, रैम से चलता है। जब बात मेमोरी की आती है ना, जब बात है मेमोरी की आती है, तो मेमोरी दो नेचर में होती है। एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। एक वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, अस्थायी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है। हिंदी में भी याद रख लेना, इंग्लिश में भी याद रख लेना। सीधी सीधी सी बात है कि अगर ये बोर्ड चल रहा है, इस बोर्ड में अब लाइट चली जाती है, तो जो भी काम किया है वो रैम से चल रहा है, तो ये काम हमारा सेव नहीं हुआ। सेव करने के बाद हम इसको कभी भी देखें तो देख सकते हैं। जैसे अभी आप यूट्यूब, अभी एप्लीकेशन में क्लास देख रहे हो या यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, जैसे ही आप ये क्लास देख रहे हो और फोन मान लो चलते चलते स्विच ऑफ हो जाता है। हालांकि जमाना इतना बदल गया है कि हम फोन को स्विच ऑफ होने ही नहीं देते, फिर भी मान लो कभी फोन स्विच ऑफ हो गया, क्या करेंगे, वो जो क्लास चल रही थी ना, आप दोबारा ऑन करेंगे तो क्लास स्क्रीन से गायब हो जाती है। लेकिन जहां से आपने उस क्लास को चलाया था वो क्लास वहीं मिल जाती है। तो उसमें एक मेमोरी होती है, वो अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब है कि जितनी देर लाइट चलती रहेगी, कंप्यूटर चलता रहेगा, तब तक वो डेटा आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा, वो सारा डेटा क्या होता है, स्क्रीन से हट जाता है। और जो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, वो स्थायी होती है। उसमें अगर कंप्यूटर में लाइट ऑन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी मोबाइल की गैलरी में पड़े फोटोज मोबाइल बंद होने से डिलीट नहीं होते, लेकिन स्क्रीन पर चल रहे काम मोबाइल के बंद होने के बाद दोबारा ऑन करते हो तो वो दिखाई नहीं देते। इसी को हम वोलेटाइल और क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अब बात करें कि जो मेरा क्लिपबोर्ड है वो कैसा है। क्लिपबोर्ड में आपने कोई कट किया, आपने कोई क्या किया, कट किया, वो किसमें चला गया, क्लिपबोर्ड में गया। सर क्लिपबोर्ड खुद किसके घर में बैठा है, वो तो रैम के घर में बैठा है। यानी कि रैम के अंदर थोड़ी सी जगह दे दी, किसको, क्लिपबोर्ड को जगह दे दी कि तुम भी अगर कोई मान लो टेम्परेरी कोई डेटा कट कॉपी करना हो तो तू याद रख लेना। अब क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा आया तो अब समझिएगा कि क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है, और आपने या तो कट किया होगा तब डेटा आया होगा, और या आपने क्या की होगी, कॉपी की होगी, तो आपके क्लिपबोर्ड में डेटा आया। ठीक है सर, अब कट और कॉपी किया गया मैटर अगर क्लिपबोर्ड में आ गया और कंप्यूटर आप बंद कर दो, लाइट चली गई, क्या दोबारा
आप कट या कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि आपको किसी ने बोला कि आप कट करो, ठीक है सर, कट कर दिया। किसी ने कहा कंप्यूटर को शट डाउन करो, आपने शट डाउन कर दिया। अब आके बोलो कि पेस्ट कमांड चलाओ, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जो क्लिपबोर्ड है वो किस में बैठा है? रैम में। और रैम नेचर से कैसी है? अस्थाई है। रैम कहती है मैं डेटा रखूंगा, तू 24 घंटे कंप्यूटर में चला के सुबह कट करके छोड़ दे, 24वें घंटे बाद भी मैं वो डेटा दे सकती हूं। अदरवाइज अगर कंप्यूटर बीच में बंद कर दिया तो मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारे पास होता है, जैसे चलती फिरती बातें थोड़ी थोड़ी याद रहती है मान लो। और जैसे एक होता है स्थाई, यानी कि जो कंसेप्ट समझ लिया वो स्थाई हो गया। एक होता है टेम्परेरी, जितनी देर क्लास चल रही है उतनी देर तो याद है, क्लास के बाद भूल गए। समझ में आ रही ना बात सबको? ये हमारे पास क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता है। तो क्लिपबोर्ड एरिया होता है, उसमें पड़ा डेटा स्थाई होता है या अस्थाई? अस्थाई होता है। तो क्लिपबोर्ड में कैसे बोल दिया आपने ऐसा ही? क्योंकि क्लिपबोर्ड कोई स्थान नहीं है। जो स्थान एक्चुअल में है वो किसके पास है? रैम के पास है। और जब रैम को स्थान दिया गया कि कुछ डेटा कट करने कॉपी करने के लिए आप में यहां हम जगह बना रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड कंप्यूटर के अंदर क्या है? एक एरिया है। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर के अंदर क्या है? एक एरिया है, क्षेत्र है, जो किसमें बनाया गया है? रैम में बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? रैम में। तो रैम मेरी एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसलिए कट या कॉपी किया गया मैटर कब तक रहता है रैम में? जब तक कंप्यूटर ऑन है, या आप उसको पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट पॉइंट में वापस समझिए, कट या कॉपी किया गया मैटर जब तक पेस्ट नहीं होता, जब तक पेस्ट नहीं होता तब तक वो क्लिपबोर्ड में रहता है। और क्लिपबोर्ड एरिया कंप्यूटर की एक मेमोरी के पास होता है, वो कौन सी है? रैम। तो रैम नेचर से क्या होती है? अस्थाई होती है। रैम नेचर से क्या होती है? अस्थाई होती है। रैम जो होती है वो नेचर से क्या है? अस्थाई है। थोड़ी सी बात कर देता हूं रैम की ओर। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस है। रैम दो प्रकार की है। रैम कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक जो रैम है ना, इसको एस रैम कहते हैं। ये मैं इतने हिंट आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जिस दिन मैं मेमोरी पढ़ाऊंगा उस दिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रैम के बारे में हमें सर ने बताया था कि रैम दो प्रकार की, एक एस रैम और एक क्या है? डी रैम। एस रैम का मतलब स्टेटिक रैम होता है। क्या होता है? स्टेटिक रैम। डी रैम का मतलब डायनामिक रैम होता है। डी रैम का मतलब डायनामिक रैम होता है। जो मेरी एस रैम है ना, जो मेरी एस रैम है वो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से। और जो मेरी डी रैम होती है ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। जो मेरी डी एस रैम है इसको नो रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। जो डी रैम है इसको क्या करना पड़ता है? बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। इसलिए इसलिए जो मेरी एस रैम है ये होती है कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी। पढ़ने के लिए तो सबने पढ़ रखा है कि कैश मेमोरी होती है, लेकिन एक्चुअल में कैश मेमोरी नाम कुछ होता नहीं है। कैश मेमोरी क्या है? एक रैम का ही पार्ट होता है। जो स्टैटिक जो होती है वो कैश मेमोरी कहलाती है, और जो डायनेमिक कहलाती है वो मेन मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम जो है वो डी रैम है। स्टैटिक रैम का मतलब जो रैम है वो कैश में यूज होती है। रैम है वो कैश में यूज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी रैम है वो स्थायी है या अस्थायी है, तो बोलेंगे अस्थायी है। अगर वो बोले कि कैश मेमोरी स्थायी है या अस्थायी है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। कैश मेमोरी भी तो एक रैम का ही पार्ट है। रैम अस्थायी है तो फिर केस कहां से स्थायी हो जाएगी? कहां से मेन मेमोरी स्थायी हो जाएगी? तो केस का और रैम का या मेन मेमोरी का और कैश मेमोरी का कोई अपना वजूद नहीं, वो एक पार्ट है किसका? इस मेन मेमोरी यानी कि रैम का। रैम दो कैटेगरी में है। तो सवाल क्या है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी हुई मेमोरी को हम डी रैम कहते हैं, और फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई मेमोरी को हम क्या कहते हैं? एस रैम कहते हैं। मैंने इसलिए पॉइंट बता दिया क्योंकि ये जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ना, ये होते हैं कि किसी भी नए टॉपिक को, आगे वाला टॉपिक है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया कि जब बात आएगी मेमोरी की तो आपके दिमाग के ये चीजें आनी चाहिए कि हाँ कोई अस्थायी भी होती है, कोई स्थायी भी होती है, कोई रैम भी होती है, कोई डी रैम भी होती है, कोई एस रैम भी होती है, कोई फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, कोई ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। किसी को रिफ्रेश करना पड़ता है, किसी को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो अब बताइएगा कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, तो जो क्लिपबोर्ड होता है वो एस रैम में होता है या डी रैम में होता है? आप कमेंट करके बता देना। अभी बैठे हैं तो एस रैम में होता है या डी रैम में होता है? ठीक है।
क्लास का टाइम वैसे 10:30 बजे है, ठीक है, लेकिन आज कुछ शेड्यूल मेरे चेंज थे, इस वजह से मैंने कहा भी बच्चे वेट ना करें, क्योंकि वो क्लास 10:30 बजे होनी नहीं थी, हो नहीं सकती थी, वो शेड्यूल ऐसा था, इस वजह से आज क्लास जल्दी करिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अपने ने क्या किया, कट कॉपी पेस्ट की बात कर ली हमने, क्लिप बोर्ड समझिया। अब बात आती है क्लिप बोर्ड पे, किसकी बात आती है, क्लिप बोर्ड पे। समझो किसकी बात करें, क्लिप बोर्ड की बात करें। अब पहले तो हमने कट कॉपी को टॉप में रखा कि कट करोगे कॉपी करोगे तो कहां जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्लिप बोर्ड की। समझिए ध्यान से, क्लिप बोर्ड की अगर बात करें तो क्लिप बोर्ड में डेटा कैसे आता है, क्लिप बोर्ड में डेटा कैसे आता है, तो अगर या तो डेटा कट करोगे और या डेटा की क्या करोगे, कॉपी करोगे, तो डेटा कहां चला जाएगा, क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। अब जो क्लिप बोर्ड हमारे पास नेचर से होता है, क्लिप बोर्ड जो होता है वो नेचर से खाली होता है। तो क्लिप बोर्ड की अगर बात करें, यहां पॉइंट लिख रहा हूं कि क्लिप बोर्ड मेरा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब जिस दिन कंप्यूटर ऑन करोगे, जब जब कंप्यूटर ऑन करोगे, क्लिप बोर्ड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है। क्या होता है, ब्लैंक। अच्छा क्यों होता है सर, क्योंकि कंप्यूटर बंद कर दिया तो जो भी आपने कट कॉपी किया होता वो सब डिलीट हो गया, तो जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तो क्लिप बोर्ड खाली होगा। ब्लैंक को 0/24 से लिखा जाता है, ब्लैंक को 0/24 से लिखा जाता है। क्लिप बोर्ड जो है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे वो खाली मिलेगा, और उस खाली को 0/24 से लिखा जाता है, 0/24 से लिखा जाता है। ये है मैं विजुलाइज करके बता देता हूं, ये है मेरी फाइल, ये है मेरी फाइल, और ये मेरा है क्लिप बोर्ड। आपने लिखा ए, क्या लिखा, ए लिखा। क्लिप बोर्ड की पोजीशन पहले से कितनी है, 0/24। आपने लिखा ए, आपने लिखा बी, आपने लिखा सी, आपने लिखा डी, आपने लिखा ई, आपने लिखा एफ। अब अगर ए बी सी की बात करूं, मैं इस ए को कट कर रहा हूं, ए को क्या कर रहा हूं, कट। जैसे ही मैं यहां से कट करूंगा, ये मैटर देखिएगा मेरा यहां से हट जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा। तो सर ये मैटर क्या हुआ, कट हुआ, नहीं हुआ। एक्चुअल में मैटर क्या हुआ, कट की डेफिनेशन अब समझ में आ जाएगी आपको कि एक्चुअल में क्या हुआ, कि ये मैटर कट नहीं हुआ, ये मैटर फाइल से क्लिप बोर्ड में मूव हो गया, फाइल से क्लिप बोर्ड में मूव हो गया। अब ये ए जो लिखा हुआ था वो कहां आ गया, यहां पर आ गया। जैसे ये ए यहां पर आया, मेरी क्लिपबोर्ड की पोजीशन क्या हो गई, 1/24 होगी। कहने का मतलब था कि पहले जब चलाया था तो कोई ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब जो जो चीजें मैंने कट कर रहा हूं उसको ऑब्जेक्ट कहा गया है, कि जो जो मैं कट कर रहा हूं वो सारे क्लिपबोर्ड में आते गए। मैंने कितनी बार कट कमांड दबाई, एक बार, तो मेरा 1/24 हो गया। इसका मतलब क्या है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो दूसरा सवाल बनता है कि क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। 24 ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, सेव रह सकते हैं। ये भी पेपर में पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा गया है। क्लियर की बात। अब अगर कोई पूछे कि क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। आपने इस टू को, बी को सिलेक्ट किया और कट कमांड लगाई, ये बी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। जैसे ही मैंने यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा, ठीक है, बी मेरा क्या हो गया, यहां आ गया। मेरी क्लिपबोर्ड की पोजीशन क्या होगी, ऐसे होगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं सी और डी दोनों को कट करके, सी और डी को दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और कट कर लिया, तो मेरा यहां पर सी भी आ गया और क्या आ गया, डी भी आ गया। सी भी आ गया और डी भी आ गया। तो बताओ क्लिपबोर्ड की पोजीशन क्या होगी, 4/24 होगी या 3/24। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, 3/24। कैसे याद रखेंगे, कट जितनी बार चलेगा उतनी बार ये संख्या कम ज्यादा होगी। अब कट के अंदर आप भले क्या कर रहे हो, एक लाइन कट कर रहे हो, एक पेज कट कर रहे हो, पूरा डॉक्यूमेंट कट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कट कितनी बार चला है इस बात से फर्क पड़ता है, न कि कट के अंदर कितनी लाइनें कट की, कितने वर्ड कट किए, कितने कैरेक्टर कट किए, कितने पेज कट किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कट जितनी बार चलेगा उतनी बार आपकी क्लिप बोर्ड की पोजीशन एक से बढ़ती जाएगी, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका क्लिप बोर्ड क्या हो जाएगा, 24/24। ये होती है क्लिप बोर्ड की फुल होने की पोजीशन। क्लिप बोर्ड की खाली पोजीशन क्या है, 0/24। 0/24 कहता है कि मेरे पास 24 सकते हैं, अभी 0 है। 24/24 कहते हैं मेरे पास 24 सकते हैं, भी मेरे पास कितने गए, 24 गए। अब अगर मान लो 24/24 हो जाता है, 24/24 हो जाता है, सोच के देखिए, 24/24 हो जाता है और आप कमांड लेते हो कट की, कमांड लगा देते हो कट की, क्योंकि जो आपके मन में डाउट आएंगे ना वो यही आएंगे कि अब क्या होगा सर, कि अगर मैं इसको मैं क्या करता हूं, कट करता हूं। ठीक है, कट कर दो, ये लो, इसको कट किया, पोजीशन क्या रहेगी,
24/24। पोजीशन क्या रहेगी? 24/24। पोजीशन सबसे पहले जिसको कट किया था वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अब इसको कभी पेस्ट नहीं कर सकते, अब इसको पेस्ट नहीं कर सकते। ये वैसा ही है कि जैसे आपके फोन की लिस्ट के अंदर, रिसेंट के अंदर मान लो 20 लोगों के कॉन्टैक्ट सेव रहते हैं, 21वां का कॉल आएगा तो सबसे लास्ट वाला अपने आप लिस्ट से बाहर होता जाएगा। एक बार बताओ भी, सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? बस कमेंट बॉक्स में इतनी शांति रखना, इतनी शांति रखना, ताकि क्या होता है, मतलब कमेंट पे ना मैं ज़्यादा फोकस करने से डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? इसके पीछे कारण है। मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, बट जो आप ये डाउट डूट की बात करते हो वो इधर नहीं आएंगे, 1% भी नहीं आएगा। और फिर भी मान लो कोई आ ही जाता है, बात बताने में भी रह जाती है, तो फिर अपने लास्ट में सेशन रखेंगे जिसमें 2-3 मिनट है, आपको टाइम देंगे। बताओ भी, ठीक है? ऑनलाइन वालों बता दो भी, समझ में आ रही बात सबको? अब अपनों ने कहा कि क्लिप बोर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक होता है, खाली होता है, कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि रैम के अंदर है, कंप्यूटर अभी हमने स्टार्ट किया है, कुछ भी नहीं है। क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट है, आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 24 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब हुई बात क्या कि जो मेरा कॉपी पेस्ट कंसेप्ट है, मेरा क्या है? कॉपी पेस्ट कंसेप्ट है। कॉपी पेस्ट का जो कंसेप्ट है वो लिफो पर काम करता है। किस पे काम करता है? लिफो पर काम करता है। कॉपी पेस्ट कंसेप्ट होता है, वो किस पे काम करता है? लिफो पर काम करता है। लिफो क्या है? लास्ट में जो चीज इन होती है वो फर्स्ट में आउट होती है, ये लिफो होता है। अगर मान लो मेरे पास ये सिचुएशन ऐसी थी, अब क्लिप बोर्ड के अंदर ये सिचुएशन ऐसी थी, ए था, बी था, सी था। मैंने ए को कट किया, ए यहां आ गया। मैंने बी को कट किया, बी यहां आ गया। मैंने सी को कट किया, सी यहां आ गया। बी को कट किया, सी यहां आ गया। अब ए बी सी को कट किया, ये इधर आ गए। अब अगर मान लो लास्ट में कट किसको किया? सी को कट किया। अगर मैं सीधा पेस्ट कमांड चलाता हूं, क्या चलाता हूं? पेस्ट कमांड, तो कौन पेस्ट होगा? सी पेस्ट होगा। कौन पेस्ट होगा? सी पेस्ट होगा। बार बार जितनी भी बार आप पेस्ट करते जाओगे उतनी बार सी ही पेस्ट होगा, ए बी कभी पेस्ट नहीं होगा। ए बी कभी पेस्ट नहीं होगा। यहां भी सी पेस्ट होगा, यहां भी सी पेस्ट होगा, हर बार सी पेस्ट होता जाएगा। क्या कहा? लिफो कॉन्सेप्ट। लिफो का मतलब क्या है? जो चीज लास्ट में इन हुई थी वो सबसे पहले आउट होगी। जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में इन हुआ था वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा? आउट होगा। बात तो क्लियर होगी। इसलिए कॉपी पेस्ट का जो कंसेप्ट है वो लिफो के सिद्धांत पर काम करता है, लिफो के कंसेप्ट पर काम करता है। मेन 3 बातें होती है, एक लिफो होता है, एक फीफो होता है, एक फीफो होता है। फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या कहता है? जो चीज पहले इन हुई है वो पहले आउट होगी, इसको कहते हैं फीफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक शब्द और होता है, अभी शायद लेखपाल में भी आया था, गिग्गो। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर के अंदर अगर रिजल्ट गलत, इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो फीफो का, लिफो का मतलब क्या है? देखिए थोड़ा बहुत मैं इन पे भी बता देता हूं। लिफो फीफो की बात कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास क्या है, एक कोई कंटेनर है, बॉक्स है, जैसे मान लो घरों में अपन यूज करते हैं, मानो बाल्टी भी है कोई। इसमें आपको इस टाइप की क्या रखनी है? कुछ प्लेट्स रखनी है। ऐसे मान लो आपने पहली प्लेट यहां रखी, दूसरी प्लेट रखी, तीसरी प्लेट रखी, चौथी प्लेट रखी, पांचवी प्लेट रखी, इस तरीके से रखते गए, इस तरीके से, ठीक है? जो चीज सबसे लास्ट में इन हुई, सबसे लास्ट में इस लाइन का नंबर था, अब आउट करोगे तो सबसे पहले ये वाली आउट होगी। इसको बोलते हैं लिफो। लिफो, इसको अगर मैं कंप्यूटर की टेक्निकल भाषा में बोलूं तो स्टैक बोलता हूं। स्टैक किस कंसेप्ट पे काम करता है? लिफो पर काम करता है। लिफो पर काम करता है, इतनी बात याद रख लेना। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरे पास होती है एक लाइन है, पंक्ति है। कभी आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने की लाइन में लगे हो, बैंक की लाइन में लगे हो, एटीएम की लाइन में लगे हो,
जो आदमी सबसे पहले इस लाइन में है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जो आदमी सबसे पहले लाइन में आके लगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं फीफो। क्या बोलते हैं? फीफो। फीफो का जो कंसेप्ट है वो टेक्निकल भाषा में क्यू कहलाता है। क्यू का मतलब पंक्ति होता है। लाइन में खड़ा आदमी और स्टैक में पड़ा ऑब्जेक्ट अलग अलग है। लाइन में खड़ा आदमी मतलब मेरे से आगे कोई खड़ा है, मेरे से आगे खड़ा, इसका मतलब वो पहले आया है और वो पहले बाहर निकलेगा। स्टैक का मतलब है कि मुझे जहां रखा गया है, मेरे ऊपर अगर कोई चीज और है तो रिमूव करने के लिए पहले उस चीज को हटाया जाएगा। तो स्टैक जो होता है वो इंप्लीमेंटेड होता है किस कंसेप्ट पे? तो लिफो पे होता है। जो क्यू पंक्ति, जो लाइन जो होती है वो हमारी कैसी होती है? तो आप बता देना। जो होती है वो फीफो पे होती है। लाइन में लगा आदमी सबसे पहले जो आया है वो सबसे पहले ही बाहर होगा। वो कह रहा है कि सर इन सब की शॉर्टकट सब बताऊंगा, शॉर्टकट वगैरह मैं बता रहा हूं ना आपको, पढ़ना कैसे मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट लिखने में क्या फर्क पड़ता है बताओ? ले लो, है क्या? कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस वी है, मतलब नहीं रहेगा, 1% भी नहीं रहेगा। शॉर्टकट मैं बताऊंगा कि याद कैसे होगी। कोई एक दो नहीं है, कम से कम 200 प्लस शॉर्टकट है एमएस वर्ड की। जब मार्क स्टेशन की आपसे पूछी थी ना लेखपाल के अंदर, पहले मार्क स्टेशन समझ में आना चाहिए, मार्क स्टेशन का काम पता हो, सब सारी शॉर्टकट अपन बात करें। तो हमने 3 स्लैब बनाए हैं। सबसे पहले हमने रिबन टैब बार पढ़ा, अब हम फंक्शन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद क्या होगा, फंक्शन का नाम पता है तो आपको उसकी केवल याद करनी है, शॉर्टकट याद करनी है। और याद भी कराऊंगा मैं क्लास के अंदर, जितनी शॉर्टकट है वो सारी की सारी मैं आपको याद करा दूंगा, तरीका बता दूंगा, देखो याद तो आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा कि क्लिप बोर्ड जो है, क्लिप बोर्ड जो है वो हमारे पास क्या करता है, क्लिप बोर्ड जो मेरा है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं? तो ये हमारा एग्जाम का पॉइंट हो गया कि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट रह सकते हैं वो कितने रह सकते हैं? 24 ऑब्जेक्ट हमारे क्लिप बोर्ड में रह सकते हैं। एक हमारे पास है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट जो कंसेप्ट है वो लिफो पर काम करता है, जो चीज लास्ट में इन होगी वो पहले आउट होगी। अब सवाल ये था, समझिएगा, सवाल ये था कि मैंने सबसे लास्ट में किसको कट किया? सी को कट किया। मैंने यहां क्या लिखा था? ए, बी और सी। ए को कट किया तो इधर आ गया, बी को कट किया तो इधर आ गया, सी को कट किया तो इधर आ गया। ये बात तो ठीक है कि सर आपने कहा कि जो सी जो है वो सबसे पहले पेस्ट होगा, जो लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले बार होगा। मैंने दोबारा पेस्ट किया तो भी सी, फिर पेस्ट किया तो भी सी, बार बार क्या होता जाएगा? सी ही पेस्ट होता जाएगा। क्या क्या क्या? मैंने यहां से कॉपी किया, मैं बार बार उसको पेस्ट कर रहा हूं। यहां पर मेरा जो कंसेप्ट है उसको समझिएगा ध्यान से। अब इस सी के अलावा मुझे ए और बी को क्या करना है? पेस्ट करना है। ए और बी को क्या करना है? पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूं यहां पर? अब मुझे ए और बी को भी क्या करना है? पेस्ट करना है। इसलिए क्लिप बोर्ड के 2 पार्ट होते हैं। क्लिप बोर्ड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है क्लियर ऑल, एक क्या होता है? क्लियर ऑल, और एक हमारे पास क्या होता है? पेस्ट ऑल। क्लिपबोर्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक क्लियर ऑल होता है और एक क्या होता है? पेस्ट ऑल होता है। क्लिपबोर्ड के 2 पार्ट है, एक क्या है? क्लियर ऑल और एक क्या है? पेस्ट ऑल। अगर मैं कर दूंगा क्लियर ऑल तो क्लिपबोर्ड खाली हो जाएगा, और अगर मैं कर दूंगा पेस्ट ऑल है तो जितना भी मैटर इधर क्लिपबोर्ड में पड़ा है वो सारा का सारा मैटर किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगी। पहला लास्ट आ रहा है पेस्ट करने से, लास्ट आ रहा है पेस्ट करने से, सारे आ रहे हैं पेस्ट ऑल से, सारे आ रहे हैं पेस्ट ऑल से। अब मैं और क्या करूं कि मुझे तो केवल बी को पेस्ट करना है और केवल ए को पेस्ट करना है। तो क्लिपबोर्ड में जाइएगा और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, क्लिक करें। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या करें? क्लिक। मान लो मैं क्लिपबोर्ड खोलूं, जैसे यहां पे, यहां आइएगा, कहां जाएंगे सर? इसमें आएंगे, यहां पे, यहां आके अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर और क्या मिलेगा? पेस्ट होल। अगर मैं क्लियर होल करूंगा तो क्लिपबोर्ड खाली हो जाएगा, पेस्ट होल करूंगा तो सारा मैटर फाइल में आ जाएगा। अब मुझे ए, बी और सी की कहानी थी, सी पेस्ट करने से आ गया, सारे पेस्ट होल से आगे। जैसे ही मैं क्लिपबोर्ड में आऊंगा तीनों मुझे दिख जाएंगे, मैं बी पे क्लिक करूंगा, बी मेरा फाइल में आ जाएगा, सी पे क्लिक करूंगा, सी मेरा फाइल आएगा। तो क्लिपबोर्ड से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके आने के लिए क्या करो? उस क्लिपबोर्ड में जाके उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। समझ आ रही बात? दूसरा वो कह रहा है कि क्लिपबोर्ड के लास्ट ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है? फाइल में पेस्ट करना है तो पेस्ट से ले आओ। सारे लेके आने हैं तो पेस्ट ऑल करो, सारे लेके आने हैं तो पेस्ट ऑल करो। लास्ट को लेके आना है तो पेस्ट करो, सारे लेके आने हैं तो पेस्ट ऑल करो, लास्ट को लेके आना है तो पेस्ट करो, और किसी स्पेसिफिक को लेके आना है तो क्लिपबोर्ड में जाके क्लिक करो। ठीक है, क्लियर होगी बात?
अब अपने पास क्लियर हो गया क्लिप बोर्ड। बताओ क्लिप बोर्ड समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दो कि अगर कट किया हो, कॉपी किया हो, जब तक नहीं करोगे पेस्ट तब तक जाएगा क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड एरिया रैम के पास होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है। डायनेमिक रैम होती है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। स्टैटिक रैम जो होती है वो हमारी कैश मेमोरी कहलाती है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट से बनी होती है, रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। चाहे बात कैश मेमोरी की कर लो, चाहे बात मेन मेमोरी की कर लो, दोनों की दोनों अस्थायी होती है। जो क्लिपबोर्ड होता है वो किसके पास होता है, तो रैम के पास होता है। किसके पास होता है, रैम के पास होता है। क्लिपबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो जितना भी मैटर मैं कट करूंगा या कॉपी करूंगा वो एक्चुअल में क्या होगा, कट किया गया मैटर मेरी फाइल से किस में आ जाएगा, क्लिपबोर्ड से आ जाएगा। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। किसी भी लास्ट ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना हो तो पेस्ट कमांड लगा दो। क्लिपबोर्ड के सारे ऑब्जेक्ट फाइल में पेस्ट करना है, पेस्ट ऑल कर दो। क्लिपबोर्ड को खाली करना है तो क्लियर ऑल कर लो। क्लिपबोर्ड के किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर लो। बताओगे, समझ में बात आपको? तो बाय डिफॉल्ट क्लिपबोर्ड की पोजीशन ये होती है, मैक्सिमम क्लिपबोर्ड में ये हो सकता है। सर एग्जाम के पॉइंट कौन कौन से हैं वो बता दो। बहुत सारी बातें होगी दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सी बातें याद रखे। कोई बात नहीं, आज स्टार्ट क्या किया था, एमएस वर्ड स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, एमएस वर्ड के अंदर होम टैब स्टार्ट किया था। वापस कनेक्ट करता हूं क्योंकि आगे वाली चीजें जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे अगर पीछे की चीजें जुड़ के नहीं जाएगी तो चीजें लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। आगे होम टैब में, होम टैब का पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है। सर क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन दिए, 4, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। सर जितने भी ऑप्शन होते हैं ना उनकी दो नेचर होती है, या तो वो काम करने की पोजीशन में होते हैं या वो काम करने की पोजीशन में नहीं होते। अगर वो काम करने की पोजीशन में होते हैं तो उनको एक्टिव कहते हैं, अगर वो काम करने की पोजीशन में नहीं है तो उनको हम डीएक्टिव कहते हैं। कट भी क्या है, डीएक्टिव है। कॉपी भी क्या है, डीएक्टिव है। पेस्ट भी क्या है, डीएक्टिव। मुझे इनसे काम करवाना है तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। कट को भी एक्टिव करो, कॉपी को भी एक्टिव करो, पेस्ट को भी क्या करो, एक्टिव करो। नियम यह है कि कट को एक्टिव करने के लिए मैटर सेलेक्ट होना जरूरी है, कॉपी को एक्टिव करने के लिए भी मैटर का सिलेक्ट होना जरूरी है। कट कहता है भाई मैं करूं किसको कट है, तू बता तो सही, सिलेक्ट तो कर किसको कट कर। मैं बोल दूं कि ये कट करो, अब बोलोगे तो सही सर बताओ करना किसको है। यही बात है कि कट करना है। कट करना है तो कट करने के लिए पहले बताना पड़ेगा कि इतने मीटर को कट करना है। कॉपी करने के लिए बताना पड़ेगा इतने मीटर की कॉपी करनी है। पेस्ट करने के लिए, पेस्ट क्या कहता है, पेस्ट के लिए सवाल आ गया कि क्या मीटर सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं। पेस्ट कमांड तभी काम करती है, तभी काम करती है जब आपने पहले या तो कट किया हो और या आपने पहले क्या कर रखी हो, कॉपी कर रखी हो। तभी हमारी कमांड कौन सी काम करती है, पेस्ट कमांड काम करती है। अगर आपने कट कॉपी नहीं किया हुआ तो आपकी पेस्ट कमांड कभी भी काम है नहीं करेगी। कॉपी पेस्ट का आविष्कार करने वाला व्यक्ति भी है सर, बिल्कुल है, लैरी टेस्लर। लिखा था क्या, लैरी टेस्लर। और गलती कर दो मैं बताऊंगा आपको, एक नाम आता है लैरी पेज, लैरी पेज, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। लैरी पेज और है सर्गी ब्रिन। अब वो ऊपर लैरी टेस्लर है, ये लैरी पेज है, ये गूगल के फाउंडर है। दोनों दोनों किसके फाउंडर है, गूगल के फाउंडर है। बट ये है लैरी टेस्लर और ये है लैरी पेज है, नाम याद रखना, ठीक है। अब अपनों ने यहां तक बात कर ली। अब मैंने कहा कि सर जो कट और कॉपी करने की बात आई तो मैटर को मूव करना है तो कमांड क्या होती है, कट पेस्ट होती है। कमांड क्या होती है, कट पेस्ट होती है। मैं ना एक सेकंड का इंटरप्ट करता हूं आपको, मैं सिलेबस नहीं करवा रहा, मैं आपको एक एक पॉइंट आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सिलेबस करवाना होता तो ये बात सिर्फ इतनी सी थी कि क्लिप बोर्ड में कितने ऑब्जेक्ट आते हैं। रैम तो मैं मान लेता, बाय डिफॉल्ट मान लेता। इस बच्चे को तो रैम का तो पता ही होना चाहिए, इस बच्चे को तो क्लिप बोर्ड का पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल जीरो से भी अगर कोई नीचे कोई चीज हो सकती है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हर वो बच्चा जिसका उसमें इंटरेस्ट बने कि हाँ मुझे पता है। अब रैम दिमाग में आए तो हमने तो रैंडम एक्सेस, रैंडम का दूसरा नाम भी तो डायरेक्ट बोल सकते हो। एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, एक डायरेक्ट एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए हमारे पास मैग्नेटिक टैप होती है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए, रैंडम एक्सेस के लिए मेरे पास हार्ड डिस्क है, मेरे पास रैम है, मेरे पास फ्लॉपी है, मेरे पास सीडी है, मेरे पास पेन ड्राइव है, मेरे पास एसएसडी है। ये सब रैंडम एक्सेस होते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर कंप्यूटर के अंदर एकमात्र ऐसी डिस्क जो सीक्वेंशियल एक्सेस थी वो मैग्नेटिक टैप थी। इसलिए ये पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं, ये अपने काम आने वाली बातें होती है। अब हमने कहा कि क्लिपबोर्ड के अंदर क्या जाता है सर, जो कट करोगे
जो कॉपी करोगे, जब तक पेस्ट नहीं करोगे तब तक कहां जाएगा, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में जब भी हम ओपन करके देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप सीधा बोल देना कि खाली होता है सर। बाय डिफॉल्ट खाली का मतलब कंप्यूटर ऑन किया, देखा तो खाली है। सर कितने आ सकते हैं, 24 आ सकते हैं। क्लिप बोर्ड के दो ही पार्ट होते हैं, क्लियर रोल और क्या होते हैं, पेस्ट रोल। क्लिप बोर्ड के अंदर क्लियर रोल का मतलब है क्लिपबोर्ड को खाली करना, पेस्ट रोल का मतलब जितना भी क्लिपबोर्ड में मैटर पड़ा है वो फाइल में पेस्ट हो जाए। ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो कॉपी पेस्ट कंसेप्ट है वो लिफो के सिद्धांत के रूप में काम कर रहा है। जो चीज लास्ट में इन होती है वो सबसे पहले आउट होती है। फिर हमने फीफो की बात की, जो चीज पहले इन होती है वो सबसे पहले ही आउट होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक्यूरेसी से संबंधित होता है, कंप्यूटर की शुद्धता से संबंधित होती है कि इनपुट सही हो गया तो आउटपुट सही। जैसे मैं इनपुट कर रहा हूं आपको, मैं अगर कंसेप्ट सही से बताऊंगा, मैं इनपुट अगर सही दूंगा आपको, तो आपका पेपर में आउटपुट क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर मेरा इनपुट गलत होगा, पढ़ने वाले टीचर या जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके पास अगर इनपुट सही नहीं आएगा, तो उम्मीद करके देखो कि पेपर में आउटपुट कैसे सही आ जाएगा। वही चीज है कि अगर कंप्यूटर कहता है कि मुझे इनपुट अगर सही दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, सही आएगा, अदरवाइज आउटपुट सही नहीं आएगा। अब हमने कहा कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को इधर से पेस्ट करना है, तो क्लिपबोर्ड में जाओ, उस ऑब्जेक्ट पे सीधा क्लिक कर दो, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जाकर क्या कर दो, क्लिक कर दो, वो पेस्ट। मान लो ए को पेस्ट करना है तो ए पे जाके क्लिक कर दो, बी को पेस्ट करना है तो बी पे जाके क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है। अब क्लियर और मतलब क्लिपबोर्ड खाली है। आपसे एक सबसे एक ही सवाल है, उसने पेपर वाले ने कहा क्लिपबोर्ड खाली है, क्लिपबोर्ड है खाली है, भर के दिखाओ, कैसे भरोगे बताओ कमेंट करके। उसने कहा क्लिपबोर्ड खाली है, भर के बताओ कैसे भरोगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पहले से खाली है, 0/24 है, क्लिपबोर्ड कैसे भरोगे। ये यहां राजस्थान के अंदर ये सवाल आया हुआ है कि क्लिपबोर्ड पहले से खाली है, इसको भरना है तो क्या करो, या तो कट करो या क्या करो, कॉपी करो, क्लिपबोर्ड भरता जाएगा। जब तक कट नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे, क्लिपबोर्ड तो नहीं भरेगा ना। तो क्लिपबोर्ड भरने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, कट और क्या करना है, कॉपी करना है। अब क्लिपबोर्ड के बारे में इसमें कोई भी इस स्लाइड पर आपके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आगे लिफो जो कंसेप्ट होता है वो स्टैक की तरह होता है। स्टैक का मतलब ताश के पत्ते है ना, ताश जानते हो आप सब। अब ये है स्टैक, देखो ये अपने पास क्या है, स्टैक है। ये एक स्टैक है, ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने इस फोन को रखा। अब शर्त ये है कि जैसे रखा ऐसे नहीं है कि नीचे की साइड कोई जगह है, साइड में कुछ भी जगह नहीं है। अब मुझे हटाना है, इसको पहले मैं उठाऊंगा और फिर उसको उठाऊंगा। तो जो चीज फोन लास्ट में क्या हुआ, इन हुआ, पहले हुआ आउट, इसको स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक। अब ये बना दी लाइन, इस लाइन में इस साइड की साइड है, ये पहला नंबर है, ये वाला पहला है। अब ये लाइन है, इस लाइन में ये आदमी पहले आया है, लाइन में पहले लगा, और ये आदमी बाद में लगा। अब सामने काउंटर बना हुआ है तो नंबर पहले इसका आएगा, तो ये पहले इन हुआ और पहले आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। हाँ, कट करेंगे, कॉपी करेंगे तो हमारे पास डेटा किस में चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। तो लिफो हो गया, फिफो हो गया। ठीक है सर। अगली वाली स्लाइड में हमने क्या लिखा है, देखो इतनी सी तो बात सीखी है सर, इतनी सी बात सीखी है, बिल्कुल इतनी सी बात सीखी है, और इतनी सी बात आप याद कर चुके हो, कहीं भी इसमें समस्या नहीं है याद करने की बात हो। कोई अभी जैसे एप्लीकेशन में जो लाइव चल रहा है, ये पर्पज एक ही पर्पज से मैंने ये बेस स्टार्ट किया है कि कंप्यूटर एक बार पढ़ लो, और एक बार पढ़ लो, इतनी शालीनता से पढ़ लो कि मैं एक हौसले के साथ कह सकता हूं कि मुझे कंप्यूटर आता है। इसके लिए ये नहीं है कि सर क्लास चल रही है, बड़ी क्लास है, छोटी क्लास है, ज्यादा क्लास है, कम क्लास है, मुश्किल है, ऐसा नहीं। अगर 15 में से 15 नंबर लेने हैं तो इन बारीकियों को अपने नोट्स में लिख के लेके जाना, पढ़ के लेके जाना। मतलब लिख के लेके जाने का मतलब पेपर में मत लेना, लिख के लेके जाने का मतलब इस क्लास से हर बात अपने नोट्स में लिख के लेके जाना। वो कहता है कि कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया, मैंने कहा लैरी टेस्लर। दिमाग खराब हो गया सर कि फिर लैरी पेज क्या बनाया, तो तैयारी नहीं है। जैसे ही कहा कि लैरी टेस्लर नाम आया तो दिमाग में आना चाहिए सर लैरी पेज भी तो सर ने बताया था वो गूगल के कौन है, फाउंडर है। ऐसे बहुत नाम आएंगे, स्टीव जॉब की बात करूं, स्टीव वोजनियक की बात करूं, मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे अगर नाम नहीं याद होंगे, क्या सर पेपर में सवाल आते हैं। अभी देखो ना, आपके लेखपाल की मैं बात करूं, यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल की मैं बात करूं, तो लेखपाल में उसने किसका पूछ लिया था, फाउंडर बताओ कि पावर पॉइंट किसने बनाया। जो पावर पॉइंट किसने बनाया ये पूछ सकता है तो वो लैरी टेस्लर भी पूछ सकता है, लैरी पेज भी पूछ सकता है, टिम बर्नर्स ली भी पूछ सकता है, वो विंड सरफ भी पूछ सकता है, वो बॉब काना के बारे में भी पूछ सकता है, वो हर एक व्यक्ति के बारे में पूछ सकता है जिनका कंप्यूटर में कोई योगदान रहा है। सबके नाम याद करने, मैं सबके नाम बताऊंगा कि किस व्यक्ति ने कौन कौन सी चीजें हमें दी है, और पहले मैंने बता भी रखे इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर। तो
ये नहीं है कि ये मेरे काम का है कि नहीं आ गया। आप कोई जजमेंट नहीं दे सकते कि सर ये मेरे काम का नहीं है, या मुझे मतलब भी ये आसान है या मुश्किल है, ऐसे आते हैं कि नहीं आते, नहीं आते। क्योंकि पेपर का मतलब क्या है, ये वो कहता है कि जब बच्चा ये सोचने लग जाए ना कि पेपर में नहीं आएगा, वो पेपर में दे दो, तो मेरी तो एक ही लाइन है कि जो हमें नहीं आता वो अक्सर पेपर में आता है। अगर आप चाहो कि जो पेपर में आए वो हमें ही आए, तो इन हर बात को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। अब 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 हमें एक चीज क्लियर होगी कि सर अच्छे से मुझे क्या समझ में आ गया। एक तो समझ में आ गया, क्या कट आ गया, कॉपी आ गया, पेस्ट आ गया, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा फॉर्मेट पेंटर बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेट पेंटर का जो यूज होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसके लिए फॉर्मेट को क्या करना हो, कॉपी करना हो। फॉर्मेट है कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। आज वो फॉर्मेट पेंटर समझ लेते हैं। किसकी बात करें, फॉर्मेट पेंटर की। अच्छा बताओ फॉर्मेट पेंटर कहां होता है, सर होम टैब में होता है। कौन से ग्रुप में होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। काम क्या है, देखो ये भी कॉपी करता है और वो भी कॉपी करता है। कॉपी करता है, फॉर्मेट पेंटर भी कॉपी करता है। कॉपी टेक्स्ट की कॉपी करता है, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट की कॉपी करता है। इसलिए इसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट है पेंटर की बात करते हैं। इस फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले एक मैं बात बता रहा हूं कि ये फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। फॉर्मेटिंग क्या करना हो, कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अच्छा सर सवाल आया कि सर ये फॉर्मेटिंग क्या होती है, जो हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, खाली करते हैं, वो होती नहीं। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट की बात करो, कोई भी टेक्स्ट आ गया, उसका अगर साइज बदलते हो, उस टेक्स्ट का कोई स्टाइल बदलते हो, उस टेक्स्ट का कोई कलर बदलते हो, उस टेक्स्ट का कोई इफेक्ट बदलते हो, उस टेक्स्ट का साइज बदलते हो, कलर बदलते हो, इफेक्ट बदलते हो, तो उसको हम क्या करते हैं, इफेक्ट में चेंज करते हैं। इफेक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वह फॉर्मेटिंग कहलाती है। वह क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। बताओ फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका आपने ब्लैक कलर से रेड कलर कर दिया, उसका स्टाइल बदल दिया, उसका साइज बदल दिया, उसका इफेक्ट बदल दिया, तो आपने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। आपने उसकी क्या कर दी, फॉर्मेटिंग कर दी। आपने उसकी क्या कर दी, फॉर्मेटिंग कर दी। बिल्कुल हर्ष होएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपने कहा फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, मैंने कहा फॉर्मेटिंग कॉपी करने की। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट का। सर थोड़ा समझा दो। ये लिखा मैंने ए, ये मैंने लिखा बी, आपने अपना नाम लिखा, आपको लगा कि मुझे इस नाम को ग्रीन कलर करना है, इस नाम को मुझे ग्रीन कलर करना है। इसका मतलब टेक्स्ट वही है, टेक्स्ट नहीं बदला मैंने, टेक्स्ट मेरा ए ही है, टेक्स्ट मेरा बी ही है, लेकिन पहले ये अलग कलर में दिख रहा था, अब ये अलग कलर में दिख रहा है। मैंने कहा सर मैंने ए लिखा है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगा दी। मैंने कहा सर ये ए लिखा है, इसको मैंने इटैलिक करना है, ऐसे तिरछा करना है। ये सब फॉर्मेटिंग के एग्जांपल है। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जैसे मान लो आप अपने अपने नोटबुक पे अपना नाम लिखते हो और फ्री बैठे थे और आपने उसको डिजाइनदार बना दिया, ये फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब कोई भी टेक्स्ट का साइज, स्टाइल, कलर, इफेक्ट कोई भी चेंज करोगे तो क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग। मुझे उसी को कॉपी करना है, मुझे इसी को क्या करना है, कॉपी करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना फॉर्मेट पेंटर के सवालों को। मैंने लिखा एबीसी, देखिए मैंने लिखा ए, मान लो सीधा लिखा अनिल, मैंने लिखा सुनील, मैंने लिखा राहुल। अनिल है, सुनील है, राहुल है, पंकज है। देखो अगर मैं अनिल को सिलेक्ट करके और अगर मैं कॉपी कमांड लगाता हूं और इधर मैं पेस्ट करता हूं तो अनिल 2 हो जाएंगे। अभी बता क्या हो, प्रतिलिपि बना लिए तो कॉपी पेस्ट करो। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। अब तो मुझे क्या समझना है, फॉर्मेट पेंटर समझना है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, मान लो मैंने अनिल का कलर क्या कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। पहले ये व्हाइट था, अब मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। किसका कलर, अनिल का। अब अनिल का कलर जैसे ही ग्रीन किया, सुनील क्या कहता है कि मुझे भी किसकी तरह करो, अनिल की तरह करो। अब मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं इसी सुनील को मैनुअली कर दूं। जैसे ही मैंने सुनील का कलर ग्रीन किया, राहुल बोलता है मुझे भी क्या करना है, ग्रीन कलर कर दो। ऐसे पंकज कहता है मेरा भी कलर क्या कर दो, ग्रीन कलर कर दो। अगर मैं एक टेक्स्ट के पास ब्रश लेके जा जाके कलर करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं करना, किसके पास आ जाओ, फॉर्मेट पेंटर के पास। सबसे पहले आप क्या करो,
किसका कलर कॉपी करना है? अनिल का कलर कॉपी करना है। अनिल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर के पास आया। स्टेप भी पूछते हैं पेपर वाले। सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करोगे जिसका आपने कलर कॉपी करना है, यानी कि अनिल का ग्रीन कलर कॉपी करना है, न कि अनिल शब्द को कॉपी करना। तो मैंने अनिल पे आके मैंने किस पे क्लिक किया? फॉर्मेट पेंटर। अब आ गया मैं फॉर्मेट पेंटर पे। कब आया? पहले मैं सिलेक्ट करके आया जिसका मुझे फॉर्मेट कॉपी करना था। अब फॉर्मेट पेंटर पर आकर मैंने क्या किया? माउस का सिंगल क्लिक किया। माउस का क्या किया? सिंगल क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर क्या किया? माउस का जो क्लिक किया वो सिंगल क्लिक किया। सिंगल क्लिक किया। वापस देखो, मैंने फॉर्मेट पेंटर का सहारा लेने से पहले अनिल को सिलेक्ट किया। मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्या किया? क्लिक किया। मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्या किया? क्लिक किया। और कौन सा क्लिक किया? सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक का मतलब जानते हैं? डबल क्लिक का मतलब जानते हैं? सिर्फ एक बार क्लिक दबाया। एक होता है राइट क्लिक, राइट क्लिक नहीं, क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है राइट क्लिक जिसको बोला जाता है। क्लिक दबाया, दबा दिया आपने। जैसे ही मैंने अनिल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर जाके और मैंने माउस का सीधा क्लिक किया। अब क्लिक करने से हुआ क्या? क्लिक करने के बाद मैंने जैसे ही किसको सिलेक्ट किया? इस सुनील को सिलेक्ट किया। सुनील का कलर ऑटोमेटिक क्या हो गया? ग्रीन हो गया। नियम वापस देखो, पहले अनिल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक किया। क्लिक करते ही अब फॉर्मेट पेंटर ने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया, भर गया ये। अब कहता है बताओ किस पे चलना है? आपने सुनील को सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट किया सुनील का कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। अब क्या कहता है? राहुल कहता है कि मुझे भी कैसे कर दो? ग्रीन कर दो। अब मैंने राहुल को सिलेक्ट किया तो राहुल ग्रीन नहीं हुआ। अगर आपने इस अनिल की गई कॉपी एक ही बार पेस्ट करनी है तो आपको तय करना होगा। अगर आपने इस कॉपी को बार बार पेस्ट करना है तो आपको पहले तय करना होगा। अब मुझे पता नहीं था कि यह काम ऐसे करता नहीं है, तो मैंने केवल और केवल क्या कर लिया? एक एक क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने से हुआ ये कि अनिल की कॉपी होगी और सुनील पर हमने पेस्ट कर दिया। अब अगर कॉपी पेस्ट कमांड लगाता तो अनिल को कॉपी करके सुनील पे पेस्ट करता तो सुनील जो है वो हटके अनिल हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि अनिल का जैसा कलर है वैसा ही सुनील का हो गया। अब की बार मैंने क्या किया? वापस इस अनिल को सिलेक्ट किया, चाहे इन दोनों में किसी को सिलेक्ट कर लो, और मैं फॉर्मेट पेंटर पर आया और अब की बार मैंने माउस का क्लिक किया। अब की बार मैंने माउस का क्लिक किया, वो कौन सा क्लिक किया? डबल क्लिक किया दोस्तों। कौन सा क्लिक किया? डबल क्लिक। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, राहुल को सिलेक्ट किया, पंकज को सिलेक्ट किया, जितने भी शब्द थे जिनको मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा उन सबका कलर कैसा होता जाएगा? ग्रीन कलर होता जाएगा। पहले वाले में क्या था? केवल अनिल का मैंने कॉपी करके एक क्लिक किया था, केवल सुनील पे हुआ था। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया? डबल क्लिक किया। तो अब अगर बात करें कि फॉर्मेट पेंटर का सिंगल क्लिक से क्या होता है? एक बार यूज होता है। फॉर्मेटिंग कितनी बार पेस्ट होती है? एक बार पेस्ट होती है। कितनी बार पेस्ट होती है? एक बार। अगर डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग दो बार नहीं, बार बार पेस्ट होती है। क्या होती है? बार बार पेस्ट होती है। दो बार के लिए पेपर में मत करके आना, पेपर वाला सीधी लाइन देगा आपको कि डबल क्लिक से फॉर्मेटिंग दो बार पेस्ट होती है। नहीं, बार बार पेस्ट होती है। भले आप दो बार करो, भले आप 1000 बार करो, भले आप दो बार करो, भले आप 1000 बार करो। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। अब उस कॉपी को आप ये बताओ कि कितनी जगह पेस्ट करना है? आपने एक ही जगह पेस्ट करना है तो सिंगल क्लिक कर दो, और उसको अगर बार बार पेस्ट करना है तो डबल क्लिक कर दो। अब बात कर रहा है कि माउस का क्लिक चाहे सिंगल हो और चाहे डबल हो, माउस का क्लिक चाहे सिंगल हो और चाहे डबल हो, जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करोगे, जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पर आपने क्या किया? क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पर आपने क्या किया? क्लिक। क्लिक चाहे सिंगल करना चाहे डबल करना, मेरा क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर कैसे होता है? माउस का पॉइंटर बताओ भी, इस एरो शेप में होता है, देखा है तो। ये पेंट ब्रश में बदल जाता है, ये पेंट ब्रश में बदल जाता है। वापस समझो, अगर मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूं तो ऐसा दिखने वाला माउस का पॉइंटर ऐसे हो जाता है। इसको बोलते हैं एरो शेप। क्या बोलते हैं? एरो शेप बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद पेंट ब्रश कहते हैं, पेंट ब्रश कहते हैं।
ठीक है, क्लियर होगी बात। बार बार पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करो। 3 बड़े सवाल जो पेपर में छपते हैं। पहला सवाल, फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। दूसरा बड़ा सवाल कि फॉर्मेटिंग को अगर बार बार पेस्ट करना है तो क्लिक सिंगल करेंगे या डबल, तो आप बोलो डबल क्लिक करोगे। अगर कोई बोले कि फॉर्मेटिंग जो होती है उसको एक बार पेस्ट करना है तो क्लिक क्या करो, सिंगल। और उसके बाद अगर किसी दिन उस एग्जामिनर का अगर दिमाग रहा कि बच्चों से सवाल गलत करवाना है तो पूछेगा कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर कैसे बदल जाता है, आपके ना पेंट ब्रश में बदल जाता है। पहले कैसा था सर? पहले तो था एरो शेप में, और इस पे जैसे ही क्लिक किया पेंट ब्रश में बदल गया। जैसे फोन की साइड वाला बटन दबाया, पहले तो ब्लैक स्क्रीन थी, जैसे ही बटन दबाया कलरफुल स्क्रीन होगी, इसका मतलब फोन ऑन हो गया, स्क्रीन ऑन होगी। ऐसे ही है कि पहले पॉइंटर था, माउस की एरो शेप थी, क्लिक करते ही ऐसी आकृति बन गई। इस आकृति को क्या कहते हैं? पेंट ब्रश कहते हैं। और अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि किसी का भी सवाल सही नहीं हो तो लास्ट क्वेश्चन बनता है, हुआ ये देखो, आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो जितना भी मेट्रो होगा, जहां भी जाओगे, कुछ भी सिलेक्ट करोगे, कहीं भी जाओगे, हर बार वो कलर ग्रीन होता जाएगा। मतलब ये था कि सिंगल क्लिक से एक बार पेस्ट करके पीछा छूट गया, डबल क्लिक कर दिया, अब जहां भी जाओ पीछा नहीं छोड़ रहा। किसी को सिलेक्ट करो ग्रीन कलर, किसी को सिलेक्ट करो ग्रीन कलर। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये इतना ऑन हो गया, इतना ऑन हो गया कि ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा। सोच के देखो कि डबल क्लिक कर दिया, मैं बोलता कि 3 बार पेस्ट होगी तो चलो 3 बार सेलेक्ट किया, पीछा छूट गया 3 बार में। 5 बार होता, 5 बार में पीछा छूट गया। मैंने तो लिख दिया बार बार, और काम भी क्या करेगा, बार बार। अब फॉर्मेट पेंटर अगर बार बार पेस्ट होता जाएगा तो दूसरा काम कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अब फॉर्मेट पेंटर उस मूड में है कि मुझे तो टेक्स्ट मिले, कलर करना है, ग्रीन करना है, टेक्स्ट दो ग्रीन कलर करना है, टेक्स्ट दो ग्रीन कलर करना है। भाई पीछे कैसे छुड़ाओगे? सीधी सी बात है कि अगर फॉर्मेट पेंटर को क्या करना हो, बाद में क्या करना हो, रोकना हो, या हम कह दे कि डीएक्टिव करना हो कि भाई अब तो मेरा पीछा छोड़ दे, जितना हो गया वो ठीक है, तो कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है ईएससी, एस्केप की। अगर एस्केप की नहीं दबाओगे तब तक ये पेंट ब्रश ही रहेगा, और जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसका कलर ग्रीन कर देगा। तो सर मुझे इस पेंट ब्रश से इधर आने का है तो स्किप करो, और इस एरो से इधर आने का है तो क्लिक चाहे सिंगल करो चाहे डबल करो। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, समझ में आ गई बात? कि अगर कोई कहे कि एरो से पेंट ब्रश में जाना है तो क्लिक भले सिंगल कर देना, भले डबल कर देना, लेकिन अगर पेंट ब्रश से एरो में जाना है तो स्किप की का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपके पूरे सिस्टम को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको बंद करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि जहां भी जाओगे ये पेंट ब्रश होगा, कलर कर दूंगा। यानी कि अब ये देखो कि घर में बच्चा है और उसके पास एक ऐसा हथियार है कि जो भी उसके सामने आएगा वो लगा देगा उसको। वही बात यहां पे कि जो भी टेक्स्ट आएगा उसका कलर क्या कर देगा, ग्रीन। तो सिंपल शब्दों में कहें तो फॉर्मेट पेंटर को निष्क्रिय करना हो तो आप स्किप की का सहारा ले सकते हैं। स्किप की क्या होती है? कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है। कीबोर्ड पढ़ाऊंगा मैं, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक की पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड की सबसे पहली की स्किप की होती है, जो किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी वर्किंग को निष्क्रिय करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जनरली यूज की जाती है। बताओ, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई ये पहले तो अभी यूट्यूब पे तो आई नहीं है, अभी तक तो एप्लीकेशन में ही है, बट ये यूट्यूब पे मैं आज इसको डालूंगा। ये है बैच लेखपाल के लिए स्पेशल, सॉरी लेखपाल क्या, लोअर पीसीएस के लिए। लेखपाल का कोई कमेंट आया हुआ था बच्चे का, तो वो दिमाग में रहे। तो
लोअर पीसीएस के लिए स्पेशल आपके लिए बैच है। हाँ, एप्लीकेशन में ये बैच का नाम है कंप्यूटर फाउंडेशन बैच, यूपी ट्रिपल एस कंप्यूटर फाउंडेशन बैच है। इसमें मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, 27 तारीख से है। अभी ये क्लास का टाइम, जैसे क्लास का टाइम तो ये रहेगा 10:30 बजे से लेके 11:45 बजे तक का टाइम रहेगा। जैसे मान लो अब टॉपिक कंप्लीट हो गया, हो सकता है 10 मिनट पहले हो जाए, नहीं मतलब अप्रोक्सीमेट है 1.25 घंटे की एवरेज क्लास रहेगी, 2 घंटे की भी क्लास रहेगी। ये हमने स्टार्ट किया है 27 तारीख से। ये शायद आज में 6ठी 7वीं क्लास है इसके अंदर, और मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूँ। मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस बैच में। मैंने एक्सेल के पीवाईक्यू आपके एप्लीकेशन में मैंने डाल दिए हैं। 3 घंटे की क्लास है जिसमें सारे जो एक्सेल के पीवाईक्यूज थे वो मैंने करवा दिया। टेस्ट सीरीज आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आपकी इसमें अपलोड हो जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जैसे वर्ड में जितनी बातें हमने करवा दी है वो सारा टेस्ट हो जाएगा। पैनल पीडीएफ जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। कई बच्चों को ये होता है कि सर बना मतलब भी नोट्स बनाने में टाइम लग, जितनी मैंने बातें बताई है ना, जितनी मैंने बातें बताई है, अगर आपको लगे कि सर ये बातें मतलब इस बुक में है क्या, तो मैं आपको एक एक पॉइंट भी दिखा सकता हूँ जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट अगर चाहिए तो बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है, जैसे कट कॉपी जिनके पास बच्चों के पास बुक है, तो आप मैंने जितनी बातें बताई, जितनी भी बातें बताई है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किताब में लिखी हुई नहीं है। हर बात किताब के अंदर एज इट इज लिखी हुई है। तो इससे हो सकता है कि आपका समय बच जाए, आपका समय बच जाए। ठीक है, तो यूट्यूब पे है तो देखो, अगर कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वही एप्लीकेशन वालों आप भी सपोर्ट किया करो थोड़ा, कि वीडियो वगैरह आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बट मेरी कोई ऐसी शर्त नहीं है, या आप कोई मतलब शर्त होगी क्या यूट्यूब पे मान लो भी लाइव आया करो, ये आया करो, एप्लीकेशन में लाइव आओ। बहुत सारे बच्चे भी लाइव बैठे हैं, और मैं ना सही बताऊं, मुझे ऐसी ही ऑडियंस चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आराम से अपने फ़ोन पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में करके आराम से, आप हेडफोन लगाते हो, ईयरफोन लगाते हो, आराम से बैठ के उन पॉइंट को सुनिएगा। जो कमेंट होते हैं ना, अब देखो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी सिंगल बच्चे का कोई डाउट नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुझे पता है कि कोई बच्चा कहाँ डाउट पूछ सकता है, वो पहले से मैं लेके चलता हूँ। अगर मान लो किसी का डाउट नहीं भी आता, मान लो 1% के लिए भी आपका कोई अलग तरीके का कोई डाउट आ ही जाता है, तो आपके पास ये लास्ट सेशन होता है जिसमें 5 से 7 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। कोई भी डाउट पूछना हो, कोई आपके सजेशन हो, या आपको कहीं भी ये समस्या आए कि सर मुझे इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे इस प्लेटफॉर्म से संबंधित भी अगर आपको लगे कि सुझाव हो, मेरा एक उद्देश्य है कि कंप्यूटर आसान है, आसान मान के पढ़ो, इसको मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और किसी को लगता है कि आसान नहीं है, मैं आपके लिए आसान बनाऊंगा। इससे आसान कोई हो नहीं सकती चीजें। पढ़ते कैसे हम उतना ही पढ़ते हैं ना जितना सामने वाला पढ़ा रहा है। मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूं जितना इस एमएस वर्ड में है। मैं उतना नहीं पढ़ा रहा जितना मतलब अभी सामने वाला पढ़ा रहा है, उतना मैं उतना पढ़ा रहा हूं जितना इस टॉपिक के अंदर है। अब आप उसको कैसे भी समझ लेना, ये बात आपको जिस दिन समझ में आएगी, जिस दिन आप किसी भी किताब को, किसी भी नोट्स को, किसी भी क्लास को देखोगे, तब पता चलेगा कि सिलेबस पढ़ाया गया है या एमएस वर्ड पढ़ाया गया है। मैं सिलेबस पढ़ाने नहीं आया, मैं एमएस वर्ड पढ़ाने आया हूँ, एक्सेल पढ़ाने आया हूँ। आपके लोअर पीसीएस के जितने टॉपिक है ना, उन टॉपिक्स को पढ़ाने आया हूँ। उसमें भले सवाल सस्ता पूछे चाहे महंगा पूछे, आसान पूछे चाहे मुश्किल पूछे, चाहे आपसे आपकी उम्मीद से भी बड़ा पूछे, तो भी आपके सवाल गलत नहीं हो। बट स्टेटमेंट वाले सवाल है, इनको शालीनता से पढ़ के करना भी। बताओ, हाँ, एमएस वर्ड कितनी क्लासेज में? देखो अपनी चौथी क्लास है। इसके बाद देखो एक टैब है होम जिसमें टाइम लगेगा, एक टैब है इंसर्ट जिसमें टाइम लगेगा, एक टैब है पेज लेआउट। इनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें एमएस वर्ड की जो पुराने रिकॉर्डेड बैच के अंदर लगभग 10 क्लासेज है वर्ड की। आज अपनी चौथी क्लास है तो 4 से 5 क्लासेज में। हाँ, एक्सेल में फिर इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर की चर्चा नहीं करूंगा, एक्सेल में मैं कट कॉपी पेस्ट की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ सीख लिया है जो फंक्शन हमने यहाँ सीख लिया है वो हम नहीं करें। जो एक्सेल में हमने सीख लिया उसकी हम बात पावर पॉइंट में नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जैसे वर्ड की अगर 10 क्लासेज है तो एक्सेल की 5 और पावर पॉइंट की 3 क्लासेज, इस तरीके से रहेगा। अगर वर्ड की 15 क्लास हो जाती है तो एक्सेल की 6 से 7 क्लासेज हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास है। अब मान लो होम टैब है, तो होम टैब जैसा वर्ड का है वैसा ही हमारे पास किसका है, एक्सेल का है। तो जितनी चीजें एक्सेल में चेंज होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सेल के होम टैब में क्या है और वर्ड के होम टैब में क्या है। ठीक है, आ गया ना लास्ट क्लास का पैनल पीडीएफ? आ गया ना? सत्यम क्लास में है ना? मैं चेक कर लेता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। लास्ट क्लास का मे भी शायद है पैनल पीडीएफ आपके में लगा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऐसी बात हो ना। हाँ, एक और है, अभी मैं बताऊँ आपको। आप ना, आपको कोई भी डाउट हो, मान लो आपका कोई फोन खराब हो जाता है,
या मान लो आपने कोई नंबर से दूसरे से कोर्स परचेज करते समय पेमेंट आपने किसी और से कर लिया, कैसे भी है, ये यूट्यूब पे क्लास आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को एप्लीकेशन से संबंधित कोई डाउट आए ना, तो ये नहीं है कि सर मेरी प्रॉब्लम होगी या मेरे से ये हो गया, मेरा फोन टूट गया, मेरा कोर्स नहीं चल गया। आपने कोर्स ज्वाइन किया, 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स है, 1 साल तक रहेगा। ये जो लोअर पीसीएस का कोई भी बैच है ना, मेरे पास जो भी बैच आते हैं, क्रैश कोर्स जो आते हैं ना, वो पेपर तक होते हैं, बाकी सारे 1 साल। इसमें आप नंबर को सेव कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप मतलब इसमें पेड बैच में हैं या यूट्यूब पे देख, इस नंबर को सेव कर लो। आपकी कोई प्रॉब्लम आए, इस नंबर पे मैसेज करके छोड़ दो। अब मैसेज के बाद क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट जो क्वेरीज होती है वो मैं खुद देखता हूं कि बच्चे की क्या है, ताकि अपने को और किस तरीके का चेंजेस करना चाहिए। तो आप मैसेज करके छोड़ दो। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा अभी घंटे में, आधे घंटे में, जैसे क्लास फ्री होती है, टीचर फ्री होता है, उस समय आपको पूरा का पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं है। मान लो कई बार एप्लीकेशन में कोई वीडियो नहीं चल रहा है, कोई पीडीएफ नहीं खुल रही है, तो आप आराम से कि सर ये पीडीएफ नहीं हो रही। कई बार बच्चा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सर मतलब भी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एप्लीकेशन है, टेक्निकल चीजें हैं, इश्यूज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात भी हो सकती है। बड़ी का मतलब ये है कि मान लो आपने एप्लीकेशन खोला, उसमें नहीं हो रहा है, तो सब चीज़ों का सोल्यूशन है। ठीक है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप कहो। पहली बात, आप कहोगे नहीं, मैं पहले ही वो चीज़ें करके रख रहा हूँ आपके लिए, कि कहने का मतलब है कि ना आपके डाउट आएंगे, ना इस तरीके की कोई समस्या आएगी। फिर भी अगर आती है तो ये नंबर मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, थैंक यू भी। और मैं कल का जो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट रहेगा एप्लीकेशन के अंदर, वो टेस्ट एक मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी बच्चे बाहर से भी है, कोई भी बच्चा आके उस टेस्ट को लगा सकता है, जिसमें हम एमएस वर्ड के अंदर जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े उस पे हैं। जितने भी पेड बैच के बच्चे हैं उनके लिए कोई टेस्ट सीरीज का अलग से चार्ज नहीं है। इसी प्राइस के अंदर जो आपने ज्वाइन किया है, आप जो क्लासेस देखते हो ना, ऊपर लाइव है, रिकॉर्डेड है, वहाँ एक आइकन आ जाएगा टेस्ट का, वहाँ जाके आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट पे टाइम शेड्यूल सब लगा होगा, नोटिफिकेशन देख लिया करो, ऑन करके रख लो, जिसमें आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है, ये जैसे मैं बैच की बात कर रहा हूँ ना, इसमें जितनी भी टेस्ट सीरीज रहेगी, चाहे वो पेड टेस्ट सीरीज रहेगी, फ्री टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज रहेगी, इस बैच के अंदर जिन बच्चों ने एनरोल किया हुआ है एप्लीकेशन में, उन सबको वो सारे टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ने मात्र से भी ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ता है जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। मान लो आपको किसी ने गाड़ी चलाना सिखाना है, स्कूटी बाइक सीखनी है आपने, वो कहे जी ये गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, क्या सीख जाओ? कुछ नहीं। जब तक आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे, आप उस चीज को समझोगे नहीं, तब तक वो सवाल सही होने के चांसेस कम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ कल। उम्मीद ये है कि 10:30 बजे अपनी क्लास रहेगी। आज थोड़ा शेड्यूल चेंज था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद।